दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक उसके माध्यम से। महाजनपद काल से जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे तथा साथ ही भविष्य में इन प्रश्नों के आने की संभावना है उन पर भी चर्चा करेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए यूपी पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है दिसंबर माह में, इसके साथ ही समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होना है। रेलवे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एसएससी सीटेट जो पेपर 2 होगा जूनियर लेवल का, तथा आरपीएफ कांस्टेबल इत्यादि जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये सभी प्रश्न उन परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इलुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की जो बुक है इसके माध्यम से इन प्रश्नों की हम व्याख्या कर रहे हैं। अब से हम प्रतिदिन जो हर सब्जेक्ट है, हर विषय से संबंधित नए अध्याय के प्रश्न हल कर रहे थे। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाजनपद काल से संबंधित जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं उनकी व्याख्या करेंगे तथा उनसे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं महाजनपद काल। तो सबसे पहले समझेंगे महाजनपद का उदय। महाजनपद का उदय उत्तर जो वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में कबीलाई क्षेत्र हैं, यानी जो कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना का प्रचलन शुरू हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में कबीलाई क्षेत्रों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की उदय वह शुरू किया गया। कबीलाई क्षेत्र क्या है? कबीलाई क्षेत्र है जैसे स्त्री और पुरुष यानी दंपति है, स्त्री और पुरुष से संतान उत्पन्न होगी यानी बच्चे होंगे। तो परिवार की उत्पत्ति, परिवार क्या है? स्त्री, पुरुष और बच्चे, ये परिवार है। तो स्त्री पुरुष बच्चे, अगर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में देखा जाए तो यह परिवार या रक्त संबंध का सिद्धांत, परिवार या रक्त संबंध का जो सिद्धांत है, ये स्त्री और पुरुष तथा बच्चों को शामिल करके तभी परिवार की उत्पत्ति होती है। तो अनेक परिवार जो बढ़ते चले गए, परिवार के बाद ये वंश की उत्पत्ति हुई, वंश से फिर एक जो है समूह बना जिसे हमने कबीला कहा, और यही कबीला बाद में जाकर के राज्य का रूप लेता है। तो समझ में आई बात कि जो उत्तर वैदिक काल है उसमें कबीलाई राज्यों के स्थान पर, कबीला क्षेत्र के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की उत्पत्ति का जो है शुभारंभ किया गया। उसके बाद ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व है यानी जो छठा बीसी है, इसमें इस प्रवृत्ति का पूर्ण विकास हुआ, यानी क्षेत्रीय राज्यों की जो वास्तविक रूप में रचना हुई वह छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो गई। अब ऐसे स्रोत कौन से हैं जो महाजनपद काल का उल्लेख करते हैं? महाजनपद काल का उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख। तो कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में 7 से 8 महाजनपद केवल उत्तर प्रदेश राज्य से ही संबंधित है। आगे हम जो समझेंगे वह है जो गण शब्द है। गण शब्द का क्या अर्थ है? गण शब्द आपसे पूछा जा सकता है, गण शब्द क्या है? तो गण शब्द एक ऐसा समूह है जिसके अनेक सदस्य हों, एक ऐसा समूह जिसमें अनेक सदस्य हो, एक ग्रुप है एक तरह का जिसमें अनेक सदस्य शामिल हो। तथा गणतंत्र, इसी से जो शब्द बना है गणतंत्र, यानी एक से अधिक लोगों का शासन, एक से अधिक लोगों का शासन को ही हम गणतंत्र कहते हैं। और ये भारतीय संविधान में जो गणतंत्र शब्द फ्रांस के संविधान से ले गया है, और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ उसी दौरान भारत एक गणतंत्रात्मक देश बना। तो भारत में भी एक से अधिक लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है। तो यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली, यानी भारत क्या है? ये गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का देश है। तो अभी हम इतिहास पर ही चर्चा कर रहे हैं। आगे देखते हैं इसकी जो प्रमुख विशेषता है, जो दोनों सूची है यानी जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, इन दोनों निकायों में जो स्रोत है हमारे, इनमें 6 महाजनपद समान है। कितने महाजनपद आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों ग्रंथों में कितने महाजनपदों की संख्या समान है? तो 6 महाजनपद हैं। उनमें आपका प्रमुख अंग है, उसके बाद आपका मगध है, मगध के बाद आपका वत्स हो जाएगा, वत्स, उसके बाद कौशाम्बी के बाद आपका कौशल, जैसे जो 6, तथा वज्जी भी एक प्रमुख जनपद है, वज्जी, ये आपके 6 महाजनपद हैं जो दोनों ही धर्म ग्रंथों में समान रूप से देखे गए। आगे चर्चा करते हैं कि जो महाजनपद हैं, महाजनपद काल यानी इस काल में जो राज्य की उत्पत्ति हुई, मगध राज्य का उदय हुआ, और मगध राज्य में 3 वंशों के द्वारा शासन किया गया। पहला आपका हो जाएगा इसमें हर्यक वंश, दूसरा आपका शिशुनाग वंश, तथा तीसरा आपका नंद वंश। और नंद वंश के पतन के बाद ही मौर्य साम्राज्य का जो है उदय हुआ था। तो हर्यक वंश के अगर संस्थापक देखें तो बिंबिसार हैं। बिंबिसार के जो उत्तराधिकारी हैं, इसे इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया, क्योंकि बिंदुसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर राज सिंहासन को जो है प्राप्त किया था।
तो अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। कुणिक किसका उपनाम है? तो अजातशत्रु का उपनाम है। फिर बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध की जो शिक्षा है वो अजातशत्रु के शासनकाल में, इन्हीं के समय जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में किया गया। इन्हीं के समय जो बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन्हें सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में विभाजित किया। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का विभाजन अजातशत्रु के समय हुआ था। ये प्रथम बौद्ध संगति जो राजगृह में हुई थी उसमें हुआ। उसके बाद उदायन हुए, इस वंश के अन्य शासक उदायन हुए। इन्हीं के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई तथा उसे अपनी राजधानी बनाया गया। इस वंश का जो अंतिम शासक है हर्यक वंश का, वह आपका नागदशक हो जाए। हम इन प्रश्नों की व्याख्या करने से पहले ही जो इससे संबंधित तथ्य हैं उनकी चर्चा करें ताकि प्रश्न हल करने में आसान। आपसे पूछा सकता है वह वेद कौन सा है, 4 वेदों में वह वेद कौन सा है जिसमें मगध साम्राज्य का या मगध राज्य का उल्लेख मिलता सर्वप्रथम? तो वह अथर्ववेद है जिसमें मगध का उल्लेख मिलता। तो यह प्रथम वेद है जिसमें पहली बार जो है मगध का उल्लेख मिला, तो वह अथर्ववेद है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का उदय हुआ। शिशुनाग जो वंश के संस्थापक थे वह शिशुनाग हैं। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं। इनका उत्तराधिकारी कालाशोक है, जिनके समय कालाशोक है। इन्हीं के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में संपन्न हुआ था। तो इन्हीं के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई कालाशोक के समय। तथा बुद्ध संघ का जो विभाजन है वह अस्थाविर तथा महासंघिक में हो गया। कालाशोक के समय बौद्ध संघ का विभाजन अस्थाविर तथा महासंघिक में हुआ। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंद वंश का उदय हुआ जिसके संस्थापक महापदम नंद थे तथा इन्हें एकराट जैसी उपाधियां दी। तो एकराट की उपाधि धारण करने वाले महापदम नंद थे। महापदम नंद के बाद इस वंश का जो अंतिम शासक है वह घनानंद है, जिसके समय भारत में सिकंदर के आक्रमण हुए थे। यह इस वंश का अंतिम शासक है। तो आइए प्रश्नों की व्याख्या देखते हैं जो प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं, उनसे संबंधित जो तथ्य हैं उन पर हमने चर्चा किया है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ जो राज्य दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। तो गांधार राज्य जो है, गांधार जो राज्य, इसकी राजधानी आपका तक्षशिला हो जाएगी। सूरसेन राज्य उत्तर प्रदेश राज्य में, ये मथुरा जो नगर है, सूरसेन आपका मथुरा संबंधित हो जाएगा। जबकि वत्स की जो राजधानी है तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। तथा कौशल ये आपके श्रावस्ती से संबंधित है, तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगी। इस प्रकार आपका इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा गया? अभी हमने इस प्रश्न को हल किया, बताया पीछे। तो अजातशत्रु को जो है कुणिक कहा गया, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजसिंहासन को प्राप्त किया था। किस शासक ने गंगा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर नामक नगर की स्थापना की? तो यह हर्यक वंश के शासक तथा अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा व सोन नदियों के संगम पर की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ तथा उसे काकवर्ण भी कहा गया? तो अभी हमने चर्चा किया शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई तथा जो बौद्ध संघ है उसे अस्थाविर तथा महासंघिक में विभाजित कर दिया गया। तो 4 का आपका ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? तो बेबीलोन। इसमें आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर महान पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो यह आपका झेलम नदी के तट पर जो है पड़ाव डाला हुआ था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार का मृद भांड यानी पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो यह उत्तरी काले जो है पुलिस वाले बर्तन शहरीकरण के प्रमाण माने गए हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? प्रश्न नंबर 9 है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य का स्थल है, जो प्राचीन नगर है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश के बाद मगध पर जिस सत्ता का उदय हुआ, जिस साम्राज्य का उदय हुआ, वह नंद साम्राज्य था, जिसके संस्थापक महापदम नंद थे। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा गया? तो अग्रमीज जिसे कहा गया वह घनानंद हो जाएगा। इसी के समय सिकंदर के आक्रमण हुए। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला जो विदेशी आक्रमण है वह ईरानियों के द्वारा किया गया, या यूनानियों के द्वारा किया गया, या फिर कुषाणों के द्वारा किया गया। तो पहला जो विदेशी आक्रमण है भारत में ईरानी यानी पारसी, भी कहीं जगह लिखा रहेगा, तो पारसियों के द्वारा किया गया। और भारत पर जो आक्रमण करने वाला
पहला शासक था वह था ईरानी शासक डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो 13 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसमें यूनानी हो जाएंगे। ये सभी प्रश्न आपके विभिन्न जो परीक्षाएं सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो 14 का आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डेरियस प्रथम के द्वारा भारत के कुछ भारतीय जो भूभाग था उसे जीतकर फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना दिया था डेरियस प्रथम द्वारा। हाइडेस्पेज या वितस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम, का युद्ध 326 ईसा पूर्व यानी बीसी किन किन शासकों के मध्य हुआ था? तो यह युद्ध सिकंदर तथा पोरस की सेनाओं के मध्य हुआ था। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर का भारत पर जो आक्रमण का समय है वह 326 ईसा पूर्व है। 326 ईसा पूर्व। उस समय भारत में मगध में घनानंद का शासक। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने के लिए हमें शासक तथा उनके वंश दिए गए हैं। तो आप जानते हैं हयक वंश का संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा, ए का 1। दूसरा दिया है कालाशोक जो शिशुनाग वंश के शासक हैं, तो बी का 2 हो जाएगा। महापदम यह नंद वंश के शासक हैं, तो ये आपका 4 हो जाएगा। जबकि डी आपका जो बिंदुसार है वह मौर्य वंश से संबंधित है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हैं तथा सम्राट अशोक के पिता है। तो आपका 1, 2, 4, 3 इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, एक तरफ महाजनपद दिया है, दूसरी तरफ आधुनिक क्षेत्र दिया है। तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो इन क्षेत्रों को, कौन सा ऑप्शन है आपका जो इन्हें सही सुमेलित करता है? तो मगध का जो क्षेत्र है, ये मगध का जो क्षेत्र है, मगध के क्षेत्र में आपका ये पटना और गया के जो जिले हैं बिहार राज्य में। वत्स जो क्षेत्र है, महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद, वर्तमान में जो प्रयागराज नगर है, इससे संबंधित हो जाएगा। जबकि कौशल ये अवध का क्षेत्र है, जबकि अवंती मालवा का क्षेत्र हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, 1, 2, 3, 4। मगध की प्रथम राजधानी क्या है? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा गंगा व सोन नदी के तट पर की गई थी और इसी के द्वारा पहली राजधानी से बना गया था। तो गिरिव्रज यानी सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो राजधानी के रूप में चयन करने वाले उदयन, गंगा व सोन नदी के तट पर उदयन इसे राजधानी बनाया। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो कौन सा वह ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की? तो अभी हमने चर्चा किया है अंगुत्तर निकाय, जो कि ये बौद्ध ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर का जो समकालीन था वह नंद शासक घनानंद था। तो 22 नंबर प्रश्न आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं तथा आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संपूर्ण संभावना है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जब उत्तर वैदिक काल में कबीलाई क्षेत्रों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना पर जोर दिया गया। वह 6ठी शताब्दी में वास्तविक रूप से जो धरातल पर देखी गई। सिकंदर महान की जो सफलता है भारत में, इसकी सफलता के क्या क्या कारण थे? तो भारत में इसकी सफलता के कारण में, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही हो जाएगा। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला तथा वह एक अच्छा प्रशासक था। तो कई जो आपके स्रोत हैं उसमें आपका ऑप्शन इसमें बी सही बताया गया है कि वह एक अच्छा प्रशासक था, जबकि उसे जो है देशद्रोही भारतीय जो शासक थे उनका सहयोग मिला था। साथ ही उसकी सेना अच्छी प्रकार की थी, श्रेष्ठ थी तथा भारत में उस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, लेकिन कई जगह उसे एक अच्छा प्रशासक मान करके ऑप्शन डी भी सही बताया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ राजा दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। तो दूसरी तरफ जो आपका राज्य संबंधित जो सूची है उसे सुमेलित करना है। तो इसमें आपका जो प्रदोत है, प्रदोत ये आपके अवंती के राजा हो जाएंगे। उदयन आपके उदयन आपका मगध के जो है राजा हो जाएंगे। तीसरा आपका जो ऑप्शन है परसेनजीत, तो परसेनजीत आपके कौशल के नरेश हो जाएंगे, जबकि अजातशत्रु मगध के राजा हो जाएंगे। इस प्रकार आपका 25 का आपका ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो यह आपका अंक में नहीं, 26 का आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें कलिंग में जो है एक नहर खोदी गई थी, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण पारसी यानी ईरानी द्वारा किया गया और वह शासक था डेरियस प्रथम। तो 27 का आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। डेरियस प्रथम के द्वारा यह कुछ भारतीय भूभाग को जीतकर अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत से घोषित कर दिया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो मगध के राजा का जो सदैव युद्ध रहा वह वज्जी संघ वैशाली के साथ हमेशा युद्ध रहा। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने पहली बार रथ मसूल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो 29 नंबर प्रश्न आपका ए सही हो जाएगा। यह कार्य अजातशत्रु द्वारा किया गया। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद हो जाएगा। इसी को पराजित जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की मदद से इसे पराजित किया गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। भारत में सिक्कों अथवा मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में मुद्रा का जो प्रचलन है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 BC में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं पर उन पर विचार करना है कि यह इनमें से बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन में आपका अजातशत्रु हो जाएगा, परसेनजीत हो जाएगा, बिंदुसार, क्योंकि मौर्य शासक है, ये इनके समकालीन नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसे अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया? तो 35 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध जो साम्राज्य था उसका हिस्सा जो है बना दिया। 36 नंबर प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? तो यह बिंबिसार के द्वारा किया गया था। इसने अंग का अपने साम्राज्य में जो है विलय कर दिया। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो मगध साम्राज्य का जो विलय है वह काशी का जो है मगध साम्राज्य में विलय नहीं किया गया। किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा। तो डी ऑप्शन 37 का आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी का जो विलय है वह मगध साम्राज्य में अजातशत्रु के द्वारा किया गया, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के उत्तराधिकारी थे। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में जो कथन सही नहीं है वो देखना है। पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इनकी स्थापना बृहद्रथ ने की, तो सही है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और क्षत्रियों का अंत करने वाला तथा एक राट की उपाधि धारण, ये भी सही हो जाएगा। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र तो वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी, यानी मगध की जो आरंभिक राजधानी है वह गिरिव्रज थी, उसके बाद राजगृह, उसके बाद आपका पाटलिपुत्र तथा वैशाली राजधानी बनी। तो कोई भी ऑप्शन इसमें जो है गलत नहीं है, कोई भी ऑप्शन जो है इसमें आपका सही नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, यानी सभी कथन जो है इसमें आपका हो जाएंगे। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत यानी मगध क्षेत्र पर उस समय नंदों का शासन था। तो 40 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये जो शक्तिशाली नगर राज्य था मगध हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध ही भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ये मगध में नहीं थी। हालांकि कपिलवस्तु के साक्ष्य, वैशाली के लिच्छवी एवं कुशीनगर के मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन मगध में यह व्यवस्था लागू नहीं थी। यहाँ ध्यान देने जो तथ्य है, वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है, वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है ये विश्व का प्रथम गणराज्य है। तो विश्व का प्रथम गणराज्य ये वैशाली का लिच्छवी गणराज्य है, जो वज्र संघ की राजधानी थी और इसका गठन 500 ईसा पूर्व यानी 500 BC में हुआ था। ये प्रमुख तथ्य आप ध्यान देंगे, ये यहाँ से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा गया? तो नियमित अस्थायी सेना रखने वाला शासक ये बिंबिसार को कहा गया, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। मध्यकाल में आप देखें तो सेना को नगद वेतन तथा अस्थायी सेना रखने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जो खिलजी वंश का जो है प्रमुख शासक था। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो 46 का आपका ऑप्शन ए महापद्मनंद को कहा गया है उग्रसेन। 46 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डेरियस प्रथम ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया, उससे कितना राजस्व उसे प्राप्त होता था? तो डेरियस प्रथम पहला जो पारसी शासक, ईरानी शासक था, जिसने भारत के कुछ क्षेत्र को जीत लिया और अपना 20वां प्रांत बना लिया। तो इससे पूछा जा रहा है कितनी आय उसे प्राप्त होती थी? तो 360 टैलेंट, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ जो इतिहासकार भारत आए हैं उनमें निरियाकस, आरिस्टोबुलस, आनासिक्रेटस, हेरोडोट्स इसमें जो है शामिल नहीं थे।
तो ये भारत, ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आए, तो डी ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। हेरोडोट्स जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तिका हिस्टोरिका, इन इतिहास के जो जनक की संज्ञा दी जाती। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, गृहपति का अर्थ। गृहपति का अर्थ क्या? तो धनी किसान को जो है गृहपति कहा जाता है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा तथा रेलवे बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है जो सूची फर्स्ट में है वो अधिकारियों, जो प्रशासनिक अधिकारी उनके नाम दिए गए हैं तथा उनसे जो संबंधित कार्य हैं उनका नाम सूची सेकंड में दिया गया है। तो इसमें आपका प्रश्न नंबर जो 51 है, इसमें जो आपका पहला है, पहला ऑप्शन जो आपका हो जाएगा अष्टकुलक, यह आपका परामर्शदायी संस्था है। जबकि दूसरा आपका महापात्र, ये उच्च कोटि के अधिकारी हैं। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला जो अधिकारी हो जाएगा। जबकि शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क व चुंगी वसूलने वाला अधिकारी है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा स्वयं भी इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह अजातशत्रु है। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों के द्वारा विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। 53 का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपद काल, एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी है। तो कुरु जो प्रदेश है दिल्ली मेरठ के आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी, यानी ए का आपका 4 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र हो जाएगी, जबकि कौशल की राजधानी साकेत हो जाएगी तथा वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस 54 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन सा वह बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो आप सभी को पता है अंगुत्तर निकाय है, ये बौद्ध ग्रंथ है। आगामी जो परीक्षा होने जा रही है इसके लिए हम अब जो सामान्य इतिहास, जो भारत का इतिहास तथा भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, पहले इसे जो है कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो भारतीय संविधान से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उसके साथ ही हम जो भारत का तथा विश्व का भूगोल है, कला एवं संस्कृति तथा विविध ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप सी इत्यादि के जो एग्जाम है। तो विविध जो मिसलेनियस जो प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास का जो खंड है इसे कंप्लीट करेंगे। 55 का आपका ऑप्शन ए सही हो गया। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी विराटनगर है, ये प्रश्न पूछा गया है। विराटनगर इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी यह कहाँ है? तो ये राजस्थान राज्य में हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो पहले वितस्ता के नाम से झेलम नदी को जाना जाता था। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए कुछ ऐसे जो महाजनपद हैं उनसे संबंधित प्रमुख तथ्य को देखते हैं, किस जो प्रांत की राजधानी है वह कहाँ है। तो जैसे आपका अंग महाजनपद है, अंग जो महाजनपद है ये बिहार राज्य में है, इसकी राजधानी अंग की जो है चंपा हो जाएगी। तो चंपा राजधानी अंग की है। दूसरा प्रमुख प्रांत था मगध, तो मगध की जो राजधानी है वह गिरिव्रज है, आप सभी जानते हैं मगध को, गिरिव्रज है। तीसरा जो प्रमुख राज्य है वह काशी है, जो वर्तमान में वाराणसी है, और इसकी राजधानी आपका वाराणसी हो जाएगा। तो काशी की राजधानी वाराणसी है। चौथा जो प्रमुख प्रांत है वह है कौशल है, कौशल है। इनसे संबंधित जो प्रश्न इनकी राजधानी से संबंधित पूछ लिया जाता है, किस राज्य में, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो कौशल जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश राज्य का जो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच इत्यादि का जो क्षेत्र है, इसे इसकी जो राजधानी है वह श्रावस्ती हो जाएगी। अगला स्टेट देखते हैं, जो राज्य दिया है वह वत्स महाजनपद है। इलाहाबाद, मिर्जापुर के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश राज्य में, वत्स महाजनपद की जो राजधानी है वह कौशाम्बी हो जाएगी, कौशाम्बी हो जाएगी। इसके साथ ही मल्ल गणराज्य, मल्ल से तो आप भली भांति जो है परिचित हैं, इसकी राजधानी कुशीनगर, कुशीनगर हो जाएगी, जहाँ महात्मा बुद्ध को जो है निर्माण की प्राप्ति हुई थी। इसके साथ ही जो वजी है, वजी जो महाजनपद है यह बिहार तथा नेपाल के अनेक क्षेत्रों में इसका, इस राज्य का जो विस्तार है, इसकी राजधानी वैशाली हो जाए। तो हमने अनेक जो 16 महाजनपदों से जो प्रमुख महाजनपद है इनकी राजधानी संबंधित जो तथ्य हैं उन पर चर्चा की है। आप सभी के लिए ये सूचना है कि अभी हम जो भारतीय इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन, मध्यकालीन भारत हो तथा प्राचीन इतिहास का जो खंड है उसे हम कंप्लीट करेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद हम भारतीय संविधान से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बाद जो भारत का भूगोल है, परंतु साथ ही साथ जो विविध से संबंधित प्रश्न हैं, विविध ज्ञान जो
आपका यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, खेल कूद, कला संस्कृति, अनेक व्यक्तित्व, भारत में ऊर्जा के जो संसाधन है, परमाणु ऊर्जा है, इस तरह से जो खेल कूद है, इनसे संबंधित जो विविध प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें भी हम भारतीय इतिहास के साथ साथ जो है कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।